राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSA थिंक टैंक में। तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोशन यानी कि गति। मोशन में हम देखेंगे टाइप ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है जो वो सोल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं मोशन। मोशन से पहले हम एक टर्म है रेस्ट यानी कि शिथिल, इसको समझेंगे। ये क्या होती है रेस्ट में? कोई बॉडी रेस्ट में क्या होती, कब होती है? जब वो अपनी जो पोजीशन है टाइम के अकॉर्डिंग और अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज ना करे, तो ऐसी बॉडी को हम रेस्ट में बोलेंगे। यानी कि इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग और टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, जिस पोजीशन में वो है उसी पोजीशन में रहे, तो उस बॉडी को हम रेस्ट में बोलते हैं या स्थिर में बोलते हैं। तो अब हम आते हैं मोशन की तरफ। मोशन का मतलब होता है गति। कोई चीज मोशन में कब कही जाएगी? जब वो बॉडी या ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग और टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे। मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है और ये यहां से मूव करके यहाँ पे आ जाता है, तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गया है। तो ये बॉडी मोशन में थी, इसने अपनी रेस्ट की स्टेट को चेंज करके मोशन में आई है, इसने अपनी पोजीशन चेंज करी है, तो मोशन में कहा जाएगा बॉडी को। एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि फ्लाइंग बर्ड है, उड़ते हुए पक्षी, ट्रेन ऑन ट्रैक, मतलब जो बॉडी अपनी पोजीशन को समय और स्थिति के इसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज करते ही रहे अपनी पोजीशन को, वो बॉडी मोशन में कहलाएगी। तो टाइप ऑफ मोशन पे आते हैं हम। टाइप्स ऑफ मोशन, बेसिकली मोशंस के 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 है रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन, हिंदी में इसको बोलेंगे रज्जुरेखीय, रज्जुरेखीय गति। जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, अपनी पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग चेंज करती है, तो वो बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन में कही जाएगी। मान लो कि ये कोई प्राणी है और ये एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, तो ये बॉडी है रेक्टिलिनियर मोशन में बोली जाएगी। सेकंड है रोटेरी और रोटेशनल मोशन। यानी कि घूर्णन गति। कोई बॉडी रोटेरी मोशन या रोटेशनल मोशन में तब बोली जाएगी जब वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग, मान लो कि ये कोई एक्सिस है और ये कोई व्हील है, ये
इसके अकॉर्डिंग रोटेट कर रही है, ये ओ एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर रही है, तो बॉडी को हम रोटेरी मोशन या रोटेशनल मोशन में बोलेंगे। थर्ड टाइप है ऑक्सिलेटरी मोशन। हिंदी में इसको बोलेंगे दोलन गति। जब कोई बॉडी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग टू एंड फ्रो मोशन करे, मान लो कि ये कोई एक्सिस है और इस पे ये एक पेंडुलम की शेप का कुछ ऑब्जेक्ट लटका हुआ है। जब ये पेंडुलम एक बार तो इधर आए और एक बार इधर आए, तो बॉडी को ऑक्सिलेटरी मोशन या दोलन गति में बोला जाएगा, या इसको पेंडुलम मोशन भी बोल देते हैं। तो ये है 3 टाइप मोशन के, रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेरी मोशन और ऑक्सिलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर में एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बॉडी मूव करती है। रोटेरी मोशन में क्या है, एक सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करेगी, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग। और ऑक्सिलेटरी मोशन या दोलन गति में क्या होगा, एक बॉडी है टू एंड फ्रो मोशन करेगी, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग टू एंड फ्रो मोशन। इसको पेंडुलम मोशन भी बोलते हैं। किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है, फिर आगे चलते हैं। इसके अलावा मोशन के 3 टाइप और हैं, जो डायमेंशंस यानी विमाओं के अकॉर्डिंग है, जिसमें है नंबर 1 पे 1 डायमेंशनल, दूसरा है 2 डायमेंशनल, और तीसरा है 3 डायमेंशनल। इनमें क्या फर्क है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी में जो मोशन हो रही है वो 1 डायमेंशनल में तो क्या है, एक एक्सिस के अकॉर्डिंग, मान लो ये कोई एक्स एक्सिस है तो इसमें स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो 1 डायमेंशनल होगी। जैसे कि कोई व्हीकल है, मान लो मान लो कि ये गाड़ी है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ये 1 डायमेंशनल होगी। 2 डायमेंशनल में क्या है, बॉडी जो है 2 एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करेगी। जैसे कि इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे, ये है अपना सन और ये है इसके ऑर्बिट, इसके चारों तरफ कोई मान लो ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट क्या है, खुद भी रोटेट कर रहा है और सन के चारों ओर भी रोटेट कर रहा है, तो इसकी मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन बोला जाएगा। 3 डायमेंशनल मोशन कौन सी होती है, जिसमें बॉडी की जो मोशन है 3 एक्सिस पे काउंट हो, एक्स, वाई और जेड। इसका एग्जांपल हम लेंगे फ्लाइंग काइट्स, उड़ती हुई पतंग। मान लो कि कोई व्यक्ति यहां से पतंग उड़ा रहा है तो पतंग क्या है, यहां भी जाएगी, इस डायरेक्शन, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग भी मूव करेगी और हाइट भी उसकी इंक्रीज होगी तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग भी मूव करेगी और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग भी मूव करेगी क्योंकि पतंग पीछे की तरफ भी जाएगी। तो ये है अपनी 3 डायमेंशनल
मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट और ए बॉडी। अब मोशन के कुछ बेसिक टर्म्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। क्या फर्क है दोनों में, देखेंगे। डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी, बॉडी टू रीच एट डेस्टिनेशन। एक बॉडी के द्वारा अपनी डेस्टिनेशन या एंड पॉइंट है उस पर पहुंचने के लिए जो टोटल लेंथ उसने कवर की है उसको बोलेंगे डिस्टेंस। एग्जांपल हम इसका ऐसे लेंगे, मान लो कि ये कोई प्राणी है, इसको जाना था इस पॉइंट पे, ये है इसका फाइनल डेस्टिनेशन यानी एफ पॉइंट। तो ये पहले गया इधर ए पॉइंट पे, दोबारा गया बी पॉइंट पे, फिर यहां गया सी पॉइंट पे, फिर यहां गया डी पॉइंट पे, फिर यहां गया ई पॉइंट पे, और ये है इसका फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट एफ, फिर यहां पहुंचा। तो यहाँ पे आने पे मान लो इसने यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी तय की है, यहाँ 2 किलोमीटर की, यहाँ भी 2, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, कुछ भी मान लो। तो स्टार्टिंग पॉइंट से मान लो ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से एफ पॉइंट तक जाने के लिए इसने जो टोटल डिस्टेंस टोटल लेंथ कवर की है वो होगी डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो इसमें कितनी दूरी हुई, 5 2 7 2 9 10 11 12 किलोमीटर। तो अब हम दूसरी टर्म है जो अपनी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन उसको समझेंगे। विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी टू रीच एट डेस्टिनेशन। मान लो कि ये प्राणी है जो पहले ए पे आया, बी सी डी ऐसे करते करते एफ पे पहुंचा है। तो अगर हम इसको ओ पॉइंट से लेके डायरेक्ट एफ पॉइंट पे पहुंचा सकते हैं ना, तो ये इतना घूमने की बजाय जो ये शॉर्टेस्ट लेंथ इसने कवर की है इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो देखने में कम लग रही है, तो मान लो ये है टोटल 8 किलोमीटर। तो समझ आ गया आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। हाँ, एक बात और, डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद किसी को नोट करना है तो कर लो, नहीं तो आगे चलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से संबंधित कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मान लो कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, मान लो ये है 100 मीटर। तो इसमें आप बताओ, एक कोई प्राणी है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाता है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा,
और डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करेगा। और दूसरा क्वेश्चन है, ए पॉइंट से पहले तो जाता है बी पॉइंट पे और बी पॉइंट से वापस आता है सी पॉइंट पे। तो मान लो ये है 100 मीटर की और वापस आता है 50 मीटर, तो इसमें डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, सोच के बताओ। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वो क्लियर हो। मान लो कोई ये एक सर्कल है, वृत्त है, और ये इसकी रेडियस यानी त्रिज्या r है। ए पॉइंट से मूव करता हुआ कोई पार्टिकल या बॉडी है, बी पॉइंट पे आता है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी, और डिस्प्लेसमेंट हम बोले तो वो कितनी होगी, ये बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस भी सेम दिख रही है, स्ट्रेट लाइन है, और डिस्प्लेसमेंट भी, तो ये 100 मीटर होगी, डिस्प्लेसमेंट है जो अपनी वो भी 100 मीटर होगा। यहाँ पे डिस्टेंस पॉइंट ए से चलता है 100 मीटर, तो ये कवर किया है, और 50 मीटर वापस आता है, यानी 100 प्लस में 50 कितना हो गया, 150 मीटर तो होगी इसकी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पॉइंट ए पे था कोई बॉडी, और वो सी पे यहाँ पे कितना है 100, ये हो गया 50, 100 माइनस कर दो तो इसको, तो कितना बच गया, यहाँ से इनिशियल पॉइंट से इसकी फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये कितना बच गया अपने पास 50 मीटर, तो ये हो गया 50 मीटर। अब समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या फर्क है। सर्कुलर मोशन में अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या होगा, ये देखो आप, अगर ए से बी के ऊपर हम डिस्टेंस को काउंट करते हैं तो क्या होगा, अपना वृत्त की जो पैरामीटर होता है, परिमाप होता है 2 पाई r होता है, लेकिन ये हाफ है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कट गया 2, तो डिस्टेंस तो हो जाएगी इसकी पाई r। बात करें डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ घूमने के बजाय शॉर्टेस्ट जो लेंथ है इनके बीच में पॉइंट ए से पॉइंट बी की, ये हो जाएगी, ये क्या होती है अपनी r, और ये भी r, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी 2r। तो ये फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। आगे चलते हैं हम। अब है अपनी जो टर्म है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होता है उसको लेके। स्पीड होती है जो अपने हिंदी में बात करें तो दूरी, वेलोसिटी होता है वेग, क्या स्पीड चाल, दूरी गलती सॉरी स्पीड होती है अपनी चाल, वेलोसिटी होता है वेग, और एक्सेलरेशन होता है अपना त्वरण। तो बात करते हैं अब हम स्पीड की। स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के द्वारा कितनी दूरी कितने समय में तय की गई है। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। स्पीड है एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। ऐसे ही वेलोसिटी पे आते हैं। वेलोसिटी क्या है, वेग। वेलोसिटी होती है अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एसआई यूनिट या एसआई मात्रक इसका भी मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होती है, तो इसको सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तीसरी टर्म है अपनी एक्सेलरेशन।
या त्वरण कह लो। ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। आगे चलते हैं। नोट करके लिखिएगा। फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। और इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी है वो भी दोनों बराबर होंगे। अगर मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन कोई बॉडी पोजेस कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी चल रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे और स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगी। अब हम करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन है। थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे देखोगे इनको तो इजीली याद हो जाएंगी। पहले तो है v इक्वल टू यू प्लस में 80। दूसरी है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। और तीसरी है आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें एब्रीवेशन की बात करें तो v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, t है आपका टाइम, a है आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, s है डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन के हम 3 एग्जांपल क्वेश्चन है जो अपने वो करते हैं। एक बॉडी रेस्ट स्टार्ट करती है और एक्सेलरेशन उसकी 15 मीटर पर सेकंड पहुंच जाती है। उसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है हमें 5 सेकंड के बाद कितनी होगी। तो रेस्ट स्टार्ट करती है यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो है 0। एक्सेलरेशन हमें दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की और टाइम दिया हुआ है हमें 5 सेकंड का। तो सिंपल सा फॉर्मूला है अपना v इक्वल टू यू प्लस में 80। v हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, u कितना है अपने पास 0 क्योंकि बॉडी रेस्ट स्टार्ट हुई थी। एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। तो v कितनी आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी 75 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एक बाइक है रेस्ट स्टार्ट करती है और एक्सेलरेशन उसकी 6 मीटर पर सेकंड पहुंच जाती है, तो उसने 20 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की। तो ये हमें बताना है। u तो होगा इसमें 0 क्योंकि बाइक है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, पहले से मोशन में नहीं थी। तो हमें डिस्टेंस कवर्ड कितना किया है वो बताना है, यानी कि s हमें बताना है। इसमें एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इसमें कौन सा आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा लगता दिख रहा है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्टेंस कितनी कवर की है वो निकालना है। तो सेकंड वाला जो इक्वेशन है हम लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू यू टी प्लस में 80 का स्क्वायर। u कितना है 0, तो 0 के साथ में टाइम हमें दिया हुआ है 20 सेकंड का, प्लस में एक्सेलरेशन हमें दी हुई है 6 मीटर सेकंड स्क्वायर की, गुना टाइम है अपना 20 सेकंड का। तो 20 इंटू 20 क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, ये तो हो जाएगा 0 प्लस में
हाफ 80 स्केल, सॉरी ये हाफ 80 स्केल है। फॉर्मूले में थोड़ा सा रेक्टिव मॉडिफिकेशन करेंगे हम। यूटी प्लस में हाफ 80 स्केल आएगा इधर। तो 1/2 के साथ में अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 1200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, SI मात्रक क्या है, मीटर, यानी 1200 मीटर हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक कार है, स्टार्ट करती है 0 से और उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाती है। कितने टाइम में? 30 सेकंड में। उसने एक्सेलरेशन कितनी होगी उसकी, वो हमें बताना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है वेलोसिटी अपनी, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। ये हो गया 18 पंजे 90, पाव पाव 25, 25 मीटर पर सेकंड हो गई अपनी फाइनल वेलोसिटी। टाइम हमें दिया हुआ है 30 सेकंड का और एक्सेलरेशन हमें बतानी है। तो v इज इक्वल टू यूटी प्लस में v इज इक्वल टू u प्लस में 80 हो जाएगा। इक्वेशन अपने जो है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 25 मीटर सेकंड की। इनिशियल वेलोसिटी जो है बाइक ने रेस्ट से स्टार्ट किया है तो हो जाएगी 0। एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, टाइम हमें दिया हुआ है 30 सेकंड का। तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी हमारी 25/30, यानी कि 5/6 मीटर पर सेकंड स्केल की। ये 3 क्वेश्चन थे। अब इनको दोबारा से एक बार करके देखना। 3 इक्वेशन है, 1-2 बार क्वेश्चन सोल्व करोगे तो याद हो जाएंगी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रक्षेप्य गति। मान लो कोई एक यहाँ पे फुटबॉल रखी है। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कैसे समझेंगे, कोई बंदा इसको किक मारता है तो ये एक ऐसा पैराबोलिक पाथ है जो ट्रेस करेगी, जो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम बोलते हैं यू मैक्स, यानी ये हॉरिजॉन्टल अगर सरफेस से हम मापे तो मैक्सिमम हाइट होगी इसकी। ये कंपोनेंट होता है अपना यू कोस थीटा, ये कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा। मैक्सिमम हाइट से अगर काउंट करें तो ये भी यू कोस थीटा आपका होता है। जो ये पाथ इसने पैराबोलिक पाथ कवर किया है, स्टार्टिंग से लेके एक हाईएस्ट पॉइंट अपना अटेन करके वापस से ग्राउंड पे आई है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे आई है, तो जो ये पाथ इसने कवर किया है, इस पाथ को बोलते हैं हम ट्रेजेक्ट्री। और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और जो इसका फाइनल पॉइंट है जहां पे ये धरती पे गिरती है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम रेंज। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल से अपना एक एंगल बनाएगी, इस एंगल को बोलते हैं हम थीटा। तो हम इसके कंपोनेंट है 3-4, वो देखेंगे। टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट अटेन करने से पहले इस फुटबॉल ने जो टाइम लिया है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने तक, तो ये जो पॉइंट है ये होता है टाइम ऑफ एसेंट, और इसको हम बोलते हैं टीयू से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये होता है अपना यू साइन थीटा अपॉन में जी। सेकंड है टाइम ऑफ डिसेंट, ये इसको डिनोट करते हैं टी डी से, और ये भी होता है अपना यू साइन थीटा अपॉन में जी। एसेंट मतलब होता है आरोहण, डिसेंट मतलब होता है अवरोहण। ये है क्या, समझेंगे। एसेंट का मतलब है जब फुटबॉल अपने ग्राउंड फ्लोर पे थी, किसी ने किक मारी तो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करते हैं,
तो ग्राउंड फ्लोर से और मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बीच में जितना टाइम लगा है वो तो होता है अपना टाइम ऑफ एसेंट। और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद जब दोबारा ग्राउंड फ्लोर पे ही आएगी तो इसमें जो टाइम लगा है नीचे आने तक, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट या अवरोहण का समय। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यहां से लेके यहां तक आने में जितना समय लगा है, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस में टाइम ऑफ डिसेंट, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 2u sin थीटा अपॉन में g। एक लास्ट टर्म और है इसकी, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जो इसने अटेन की है उसको हम कैसे निकालेंगे, डिनोट करेंगे h से। फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g। g यहाँ पे अपनी क्या है, ग्रेविटी है। g क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्यों यहाँ पे आई, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठता है तो उसको एक विपरीत उसको फोर्स एक जो रोकती है वो क्या होती है, ग्रेविटी। ग्रेविटी सेंटर ऑफ पॉइंट जो अर्थ का है उसकी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है, तो ये इसलिए ग्रेविटी आती है। एक लास्ट टर्म और है इसमें जिसको हम बोलते हैं रेंज यानी प्रास। इसमें क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। आर से इसको डिनोट करते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी यानी के ग्रेविटी। तो ये है इसके कुछ क्वेश्चन। रेंज के ऊपर हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, पहले इसको साफ कर देते हैं। नोट डाउन करना है तो आप कर लीजिएगा। रेंज में जो ये साइन 2 थीटा है अपॉन में जी यू स्क्वायर, ये रेंज का फॉर्मूला है। अगर यहां से लेके हमें किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम डिस्टेंस है जो रेंज है, अगर यहां तक पहुंचाना है तो कौन सा एंगल है जो हॉरिजॉन्टल से हम बनाएंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाए। तो ये निकालने के लिए आप देखो यहाँ पे कंपोनेंट है साइन। साइन 0 से लेके साइन 90 तक, तो साइन 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 0, साइन 90 पे वैल्यू होती है साइन की 1। तो अगर साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है, अगर इस फॉर्मूले में हम रखेंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो ये अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंग या किक मार के अगर हमें मैक्सिमम रेंज तक पहुंचाना है तो हमें ग्राउंड फ्लोर या हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उससे उसका एंगल 45 डिग्री रखना होगा ताकि इसकी रेंज मैक्सिमम हो सके। तो ये है आपका रेंज का क्वेश्चंस, इसके ऊपर बेस में आते हैं रेंज के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक फेमस अपने एथलीट है हरियाणा के नीरज चोपड़ा, जब वो जेवलिन थ्रो करते हैं तो वो आपका 45 डिग्री का एंगल जो हॉरिजॉन्टल से मेंटेन करते हैं और फिर अपना जेवलिन जो है भाला है वो फेंकते हैं ताकि उसकी रेंज मैक्सिमम आ सके। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पुट किया जाता है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी कि मैक्सिमम रेंज हम अटेन कर सके किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकने के लिए। तो ये था आज का अपना क्लास नंबर 2। इसमें हमने देखा मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ न्यूमेरिकल भी किए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। कल हमने एक क्लास एंड होने के बाद में एक क्वेश्चन दिया था, मदर ऑफ साइंस के बारे में आपसे पूछा था। तो मदर ऑफ साइंस बोला जाता है मैथमेटिक्स को, यानी कि गणित को। और आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है
हाईएस्ट जैवलिन थ्रो ऑफ नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने हाईएस्ट कितने मीटर पे अपना भाला फेंका था और कहाँ फेंका था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल अगली क्लास में।